आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से। इसमें पूरा बायोलॉजी कंप्लीट किया गया है। से हम शुरू किए हैं बायोलॉजी। बुक है महेश कुमार वर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें हम बायोलॉजी को पूरा करेंगे और प्रत्येक जो वीडियो होगा उसमें 1 से 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, क्योंकि छोटा छोटा एक्सरसाइज दिया गया है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कम ही दिया गया है, शॉर्ट नोट के टाइप में है, तो ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा। अभी जो हमारा एक्सरसाइज है पहला, वो है जीव विज्ञान की उप शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा तो इस बुक को हम तेजी से कंप्लीट कर देंगे। पहला दिया गया है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, यानी विटीकल्चर जब भी आए अंगूर होगा, अंगूर, विटीकल्चर अंगूर। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। रिपीट करते हैं, जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था, और विटीकल्चर किससे संबंधित था? अंगूर से था। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर होता है वर्म से, केचुआ से, अर्थ वर्म, वर्मी कल्चर। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी होता है मिट्टी से, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मिट्टी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी को एंटोमोलॉजी से मतलब कंफ्यूज नहीं कर लेना, ये ई से स्टार्ट होता है, एंटोमोलॉजी। थोड़ा इंग्लिश हिंदी कर लीजिएगा। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट से होता है, यानी कीट से। फिर से रिपीट करते हैं एक बार, एंथोलॉजी अगर होगा तो वो होगा फल से, सॉरी फूल से, और एंटोमोलॉजी होगा तब वो क्या होगा? कीट से, इंसेक्ट से। जनसंख्या एवं मानव जाति का आंकड़ा का अध्ययन होगा, उसको कहा जाता है जननांकिकी यानी डेमोग्राफी। डेमो, डेमो मतलब भीड़ होता है, डेमो क्लास चलता है ना, डेमो क्लास, वो भीड़ होता है उसमें, इसीलिए डेमोग्राफी, ठीक ना। जनसंख्या मानव जाति के आंकड़े से संबंधित है। जीवाश्म विज्ञान पैलियो बोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी फोसियल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत हम पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म वनस्पति की, वनस्पति लग गया ना, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत हम पादप तो पढ़ेंगे ही, जीवाश्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सब क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी करके देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में इसका क्या है? पलाइयो, ठीक ना। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है एथनोलॉजी, एथनोलॉजी। ये संस्कृति और वैज्ञानिक विवरण की जो तुलना होगी वो होता है एथनोलॉजी के अंतर्गत। एथिक्स पढ़ते हैं ना संस्कृति के बारे में। सब्जी का अध्ययन होता है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी आलू नाम से, आलू जैसा, तो सब्जी का अध्ययन होता है ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन जो होगा ऑस्टियोलॉजी होगा, ऑस्टियोलॉजी, अस्थि यानी बोन का, हड्डी का अध्ययन। सांप के विषय में अगर जानकारी लेगा तो उसको सर्पोटोलॉजी कहा जाता है, सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स होगा मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी का अगर आप पेड़ लगाओगे तो उसके लिए चाहिए आपको पानी, और हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। मतलब अगर पानी में अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो उसी को लिखा जाता है, बिना मिट्टी का अगर पादप संवर्धन करेंगे तो वो होता है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब आगे जीव विज्ञान के शाखाएं और उसका जनक दिया गया है, जिसमें जंतु विज्ञान, इसके अरस्तु, इसको तेजी से याद कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है और इम्पोर्टेंट तो है ही। जंतु विज्ञान का अरस्तु, जबकि पूरा अगर आपसे जीव विज्ञान का पूछ दे तभी क्या होता है? अरस्तु ही होता है। वनस्पति विज्ञान अगर हो तो थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी का थियोफ्रेस्टस। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव का विज्ञान, तो लुई पास्चर, लुई पास्चर। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच, बहुत बार पूछा गया ऐसा प्रश्न है।
जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का रॉबर्ट कोच, और इसका क्या था माइक्रोबायोलॉजी का लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी, इसके एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इम्यूनोलॉजी के वर्गीकी अथवा वर्गीकरण का टेक्सोनोमी उसके लीनियस, कैरोलस लीनियस। रुधिर यानी परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, इसके है ह्यूगो डीब्रिज। डीब्रिज याद रखो, उत्परिवर्तन के कौन है डीब्रिज। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, एंटन डी बेरी। एंटन डी बेरी। कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, इसके लिए है जनक एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, इसके है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बोटनी के है लिनियस। लिनियस, जिन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है, उन्हें ही मॉडर्न बोटनी का भी जनक कहा जाता है, ठीक ना। ये है कोडेलस लिनियस। रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप होता है उसका तो लैंडस्टीनर है, कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान यानी इंडोक्रिनोलॉजी, इसके है थॉमस एल्वा एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान के कौन है एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी जेनेटिक्स, ग्रेगर मेंडल, सबको याद है ये तो। जेनेटिक्स के कौन है ग्रेगर मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी, इसके जो हो जाएंगे टी.एच. मॉर्गन, काफी इंपोर्टेंट है। अगर सिर्फ अनुवांशिकी का जनक पूछे तो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, और आधुनिक अनुवांशिकी का हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान, इसके हो जाएंगे बीरबल साहनी। बीरबल साहनी, ये पूरा वनस्पति विज्ञान है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी, पॉल बर्ग। पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी होता है शैवाल विज्ञान का अध्ययन, इसके है विलियम हेनरी हार्वे। विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान, M.O.P. अयंगर। M.O.P. अयंगर, इंडियन साइकोलॉजी के, सॉरी ये फाइकोलॉजी है। भारतीय परिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान काफी इंपॉर्टेंट है। औषधि विज्ञान के कौन है हिपोक्रेटस। जो मेडिकल का छात्र होता है उसे हिपोक्रेटस का ही शपथ दिलाया जाता है। सूक्ष्मदर्शिकी यानी मैक्रोस्कोपी, इसके है लिवेनहुक। लिवेनहुक, जिन्होंने सेल का खोज किया था, लिवेनहुक। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी के हैं एंडरसन। एंडरसन। अब नीचे में हर पेज में एक फैक्ट दिया गया है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का अगर पूछे, ये एक ही शाखा होता है, और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, इसीलिए इसको जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक कौन हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। इसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था। आगे कुछ प्रमुख शाखाएं हैं विज्ञान की, उसको देख लेते हैं। हालांकि ऊपर में भी कुछ शाखाएं पढ़े थे। घासों का अध्ययन और पालन होगा, वो होता है घास विज्ञान यानी एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रो, देखो इंग्लिश टर्म इसमें पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, घास विज्ञान पूछेगा तो कोई भी टिक कर देगा। आपको याद करना है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ये होता है घास का अध्ययन और पालन। एल्गोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। साथ ही फाइकोलॉजी भी क्या था, शैवालों का ही अध्ययन था। और यहाँ पे एल्गोलॉजी भी क्या होता है, एल्गी। एल्गी शैवाल का इंग्लिश ही होता है एल्गी, तो आप टिक कर सकते हो। एनाटोमी, एनाटोमी होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटोमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, ये भी ऊपर पढ़े हुए थे। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। जब हमने कहा था कि एटेमोलॉजी से एंथोलॉजी को कंफ्यूज नहीं कर देना, वो क्या होता है इंसेक्ट वाला, और एंथोलॉजी क्या होता है पुष्पों का अध्ययन। आगे आपका जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, इसमें जीवाणु का अध्ययन करेंगे। ब्रायोलॉजी, ये होता है ब्रायोफाइट का अध्ययन, ब्रायोफाइट। केसिडोलॉजी, ये होता है पादप में रोगजन्य गांठ, पादप कैंसर का अध्ययन, केसिडोलॉजी।
डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये होता है वृक्ष की आयु का अध्ययन। वृक्ष की आयु हम कैसे पता करते हैं? एनुअल रिंग से, वार्षिक वलय से, वो होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन होता है, काफी इंपोर्टेंट है। डेंड्रोलॉजी में हम वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी में पौधे का वातावरण से संबंधित अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत। एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी इसमें पादप का उपयोग आदिवासी कैसे करता है ये हम पढ़ते हैं एथनोबॉटनी के अंतर्गत। फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन, फॉरेस्ट्री में हम वनों का अध्ययन करेंगे। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी यह है अन्य ग्रह, यानी जो हमारा वायुमंडल है उससे ऊपर का जो भी हम अध्ययन करेंगे, अन्य ग्रह पर संभावित जीवों का अध्ययन अगर होगा उसको हम लाते हैं एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। जेनेटिकल इंजीनियरिंग ये होता है कृत्रिम जीन्स यानी आर्टिफिशियल जीन्स के निर्माण और स्थानांतरण के अध्ययन से संबंधित है जेनेटिकल इंजीनियरिंग। लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी ये लाइकेन्स का अध्ययन करवाता है। वही मैक्रोबायोलॉजी पढ़े थे, सूक्ष्म जीव का अध्ययन, मैक्रोबायोलॉजी। ये सब एक बार में नहीं याद होगा, एक दो बार अगर आप देखोगे ना तो याद हो जाएगा। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक का वैज्ञानिक अध्ययन है माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी ये माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन है, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी ये निमोडोटस का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन है। पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी होता है पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलियोबोटनी क्या होता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी ये परागकण जो पोलिनेशन होता है उसका अध्ययन होता है पेलिनोलॉजी के अंतर्गत। पैथोलॉजी पादप रोगों के उपचार व अध्ययन है। पादप रोग का उपचार और अध्ययन के लिए पैथोलॉजी, पैथो। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन, पैरासिटोलॉजी। फार्मेकोलॉजी, फार्मेको औषधीय पादपों का अध्ययन, औषधीय पादपों का अध्ययन जिससे हम दवाई तैयार करते हैं, फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन, फिजियोलॉजी। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी इसका हो जाएगा टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी पौधे का वितरण, मतलब कौन सी जगह पे कैसा पौधा उगेगा वो हम करते हैं फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत। स्पेस बायोलॉजी ये अंतरिक्ष और वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, स्पेस बायोलॉजी। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन, बीजों का अध्ययन। आगे है हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम हीलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स ऊपर पढ़े हुए थे कि जल संवर्धन का अध्ययन, बिना मिट्टी का अगर हम पेड़ पौधे उगाएंगे उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे वो होता है हाइड्रोपोनिक्स। अब आगे यहाँ पे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। अभी ऊपर पढ़े थे हम जो पादप विज्ञान का था, अब है जंतु विज्ञान की कुछ शाखाएं, काफी इंपोर्टेंट है। पहला दिया गया एनाटोमी, एनाटोमी इसमें विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विधिक अंगों की रचना का प्रदर्शन करना है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन, इकोलॉजी। एंड्रोक्रोनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी यह अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। इंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन, इंजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन। आगे जेनेटिक्स जीवों के अनुवांशिक लक्षण और इसकी वंशागति का पता लगाना, यह है जेनेटिक्स। हेमेटोलॉजी
ये रुधिर और रुधिर के संबंधी रोग का अध्ययन करने के लिए हिमेटोलॉजी। हार्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन होता है हार्पेटोलॉजी के अंतर्गत। मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। मेमेल मतलब होता है स्तनधारी, तो मेमोलॉजी स्तनधारी का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी ये अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी। ऑडोंटोलॉजी, ऑडेंटोलॉजी होता है दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन, ऑडोंटोलॉजी। ऑरिंथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन होगा, ऑरिंथोलॉजी। पैथोलॉजी ये रोग की प्रकृति लक्षणों के कारण का अध्ययन, पैथोलॉजी। जो आपका लैब जो ब्लड टेस्ट होता है वो सब तो वो होता है पैथोलॉजी करता है। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, रेडियोलॉजी। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी ये जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन है, टेक्सोनोमी। और सबसे लास्ट वाला फैक्ट है इसमें, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तनों के अध्ययन को जरा विज्ञान कहते हैं, यानी जेरेंटोलॉजी कहते हैं, जरा विज्ञान। इसमें क्या करते हैं, आयु वृद्धि के साथ साथ जीव में होने वाला परिवर्तन वो होता है जरा विज्ञान यानी जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। आगे जो एक्सरसाइज है वो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव विकास। देखो ये इसका पहला वीडियो था, तो इसको हम यही एंड करते हैं। अगर चाहते हो कि थोड़ा लंबा लंबा वीडियो बनाए तो जो लास्ट तक देखे हो वही प्लीज कमेंट करना, ठीक ना, क्योंकि आप लोग 2-3 मिनट देखते हो और कहते हो कि सर 2 घंटे का वीडियो बनाइए, तो थोड़ा देखो तब बताइए, ठीक है ना। तो या इस वीडियो को एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया और डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइए ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके, और शेयर वेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम महेश कुमार वर्णवाल का जो सार संग्रह है उसका बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट बुक है ये किसी भी एग्जाम के लिए। आज जो हमारा एक्सरसाइज है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। पहला प्रश्न है यहाँ पे, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? लेमार्क ने, लेमार्क, जीन बाप्टिस्ट डी लेमार्क। आप लेमार्क याद रखो। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? लेमार्क। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नोन, क्रो मैग्नोन को आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 2 अरब वर्ष पूर्व, 2 अरब। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, काफी इंपोर्टेंट है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का प्रमुख कारक क्या है? प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है ब्रिज को, ह्यूगो डी ब्रिज, ब्रिज याद रखिएगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का परिवर्तक किसे माना जाता है? ब्रिज को। आर्क्योपेटेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है, काफी इंपोर्टेंट है। उस पक्षी का नाम क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स। ये किस युग का है? जुरेसिक युग का है। साथ ही वो सरीसृप और पक्षी दोनों के मध्य का कड़ी है, मतलब ये दोनों के बीच में आता है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। हाथी के पूर्वज का नाम है मैमथ। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल का, नील हरित शैवाल। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? यह है तारामीन, स्टारफिश का हिंदी होता है तारामीन। स्टारफिश में क्या होता है? नर्वस सिस्टम तो होता है पर उसमें मस्तिष्क नहीं होता। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S,
70 एस राइबोसोम पाया जाता है। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं। इसका उदय मोनोजाइक युग में हुआ था। ये मोनोजाइक युग याद रखिएगा, इसी में डायनासोर था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाया जाता, बल्कि लोमिली के आकार की यह रचना पाई जाती है। वो क्या है? वो है क्रोमोटोफोर्स। क्रोमोटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी या एवं टेरिडोफाइट्स। काफी इंपॉर्टेंट है। जाइलम होता है पौधे में जल ले जाता है, तो उसका अभाव होता है अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हिकेटर ने। हिकेटर। जंपिंग जेन की खोज किसके द्वारा किया गया था? मैकक्लिंटॉक के द्वारा। मैकक्लिंटॉक। कौन सा क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? चमगादड़। चमगादड़ नहीं आता। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। किसको? चमगादड़ को। वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, जो रात को घूमता है, वो है मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। अब यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है और उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो मानव का होमोसैपियंस, तेंदुआ पैंथेरा पारडस, पैंथेरा पार्डस, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, काफी इंपोर्टेंट है। शेर का पैंथेरा लियो। शेर, तेंदुआ, बाघ सब में पैंथेरा ग्रुप ही है। और इधर पार्डस था तेंदुआ में, बाघ में टिग्रिस और शेर में लियो। मटर का काफी पूछा जाता है। पाइसस एस्टाइवम, पाइसम एस्टावम। बिल्ली का फेलिस कैटस। मेढक राना टिग्रीना। धान का ओराइजा एस्टाइवा। सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रस। चना का सीसर एरिएटिनम। गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का होता है बॉस इंडिकस। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। कमेंट बॉक्स में आपको कुछ और बताना है, जैसे कि मेढक और मोर का, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता देता हूँ, मोर का पावोक्रिस्टेटस और मेढक का राना टिग्रीना, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो ग्रेना और स्ट्रोमा। मोलास्का संघ के कुछ जंतु में नीले और हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो होमो या सेनिन के कारण। रक्त में जो भी कलर होगा वो हीमो से ही स्टार्ट होगा। जैसे हीमोग्लोबिन से लाल होता है, तो नीला और हरा किसके कारण होता है? हीमो या सेनिन के कारण। अगर यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि मानव हृदय का बायां नीलल प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनकृत और महाधमनी जो होता है, महाधमनी में और संपूर्ण शरीर को भेजता है। मतलब जो हमारे शरीर का अगर ये मान लो हृदय है, तो इसमें जो बायां नीला है, इस साइड वाला, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे, हाँ, तो ये नीला जो होता है, इससे ऑक्सीकृत रक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो महाधमनी पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसका मतलब यही हुआ। आगे आपका है, कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा क्रियात्मक सहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के होते हैं? फफूंद टाइप के, फंगस होता है ये। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक है सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवक और शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट सब होता है पर आपको पुष्प पे टिक करना होता है।
क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। वातक तंत्र द्वारा। कुनेन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सिनकोना के छाल से बनता है कुनेन। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग जो होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम जो है वो सोरोसिस है। सोरोसिस। सर्पों का विष ग्रंथि जो वेनोम ग्लैंड होता है किसके समान होता है? कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथि के समान। निम्पेथिस खासियाना नामक पौधे मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मेघालय। मेघालय। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। शैलोदभिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है जिसका अच्छा पीचर प्लांट है ये घटपर्णी। ये कीट पक्षी पादप के अंतर्गत आता है जिसकी पत्तियों में पूर्ण क्या होता है? फलक घट होता है, घड़े के समान होता है, मतलब इस टाइप का होता है और वो बंद हो जाता है। कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड। अगर लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजी बेरी। एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है? कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है ब्लू व्हेल। व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। प्यूपा अवस्था। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान होता है। एक समान। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली घोड़ा। मछली घोड़ा। सी हॉर्स। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देता है लेकिन बच्चा नहीं? एकीटना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन और मनन करना मनुष्य को वानर गुण से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु है। शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ में पाए जाते हैं? क्वेकर्स में। क्वेकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी। स्तनपायी। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम और मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपर में किसका भाग का प्रयोग होता है? तना का। तना। लहसुन के गंध का कारण है सल्फर यौगिक की उपस्थिति। सल्फर। शुष्क जलवायु के अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं मरुदभिद। जैरोफाइट। तो यहाँ पे लिखा है जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीव को उभयचर कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मेढक, कछुआ, सांप ये सब होता है। आगे अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर होते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। मकड़ी। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? ल्यूसीफेरस के कारण। ल्यूसीफेरस। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। फ्लोएम। लैग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? लेग्यूम मूल ग्रंथि में। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? जीवाश्मों से। जीवाश्म। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सेलामेंडर, अजगर और कंगारू। किन कशेरुकों जीव के काल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? सरीसृप का। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय पादप किसके द्वारा उत्सर्जित होते हैं? अपरा, अपरा, पेसेंटिया। चमगादड़ कौन सा प्राणी है, कैसा प्राणी है? नियत तापी है, वार्म ब्लडेड। विज्ञान की पोलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो उड़ नहीं सकता। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला जो होता है उसको हेलोफाइट कहते हैं, हेलोफाइट। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के अंग में पाया जाता है, ये आंख में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। लिग्निन नामक पदार्थ जो होता है वो जैलम उत्तक पर जमा होता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र में किस प्रावस्था में बनते हैं? एस प्रावस्था में। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? डाइटम, डाइटम। पपीते का पीला किस रंग के कारण होता है? केरिका जेनिथ की उपस्थिति के कारण। पौधे के किसके भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से, लेमिनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देता है वह है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर का नियंत्रण में मदद करता है? तो वह गैम्बूसिया फिश, गैम्बूसिया देने से मच्छर को वो मार देता है। बिस्फेनॉल ए क्या है? ये खाद्य संवेष्टन सामग्री विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से अगर पौधे उगाएंगे उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। प्रतिजैविकों मुख्यतः प्राप्त होता है जीवाणु से। जीवाणु। इस कोशिका में कौन सा विहार होता है, मतलब इंजाइम होता है? तो वो होता है जैमिस, जैमिस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ नियंत्रित करता है तो उसे हम कहते हैं बहुप्रभावित का नियम, बहुप्रभावित का नियम। क्यूनीन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिंकोना के छाल से, क्यूनीन। मेंडल ने अपने वंशानुगति नियम जो रूल्स ऑफ हेरिडिटी है को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का, गार्डन पी। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी में आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता था। किसको? ग्रेगर मेंडल को। सुखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एवासिसिक एसिड। अधिकांश एंजाइम विकार जो होता है किस में अधिक सक्रिय होता है? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे लिखा गया सीप, घेंघा, स्क्वेड, कोड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश और मोलास्का संघ, ये सब मोलास्का संघ के प्रमुख जीव हैं। आगे आपका कोशिका दिया गया, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम महेश कुमार वर्णवाल का जो बुक है NCERT सार, उसका हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज हमारा तीसरा जो एक्सरसाइज है सेल यानी कोशिका, उसके बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। दिया गया जैव कोशिका के किस कोशिकांक को ऊर्जा घर कहा जाता है यानी पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाले पदों का नाम जो है उसे हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र काफी इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन तथा लिपिड से बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? लसिका कोशिका होता है प्लीहा में, स्प्लीन, प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता? छिपकली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता? छिपकली।
जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल नहीं होता, तो ये किसमें होता है? प्लांट सेल में। पिंड यानी कॉर्पस लिटियम कहाँ पाया जाता? अंडाशय में। अंडाशय। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक यानी टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका दर्भ और केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका दर्भ और केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। हाइपरप्लासिया का मतलब होता है कोशिका के आकार में जो वृद्धि होगा। अगर आपको इसका टॉपिक वाइज पढ़ना है तो सर्च कीजिएगा टायरलेस कुमार, जल्दी उस पर वीडियो आ जाएगा सेल के बारे में, तो वहां पे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर। टेमिन एवं बाल्टीमोर। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को हम प्रभाविता कहते हैं। प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? राइबोसोम। राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़ी, 23 जोड़ा। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? जीव द्रव्य को। प्रोटोप्लाज्म। कौन सी कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में होता है? हरित लवक। हरित लवक। और सेल वॉल जो होता है वो भी उसी में होता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है लीनियस। लीनियस, कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आवागमन किसके माध्यम से होता? जीव द्रव्य तंतु से। जीव द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोड्समाटा। किस तत्व की कोशिकाओं में या कोशाओं में एकत्रित होने से रंध्र, जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, खुल जाता है? तो पोटासियम। याद रखिएगा, प्लांट का जो वो पत्ती होता है स्टोमाटा, उसमें कौन सा ये होता है? तो पोटासियम पे आपको टिक करना होता है। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान किया जाता है? ग्लोजिका को, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने 1959 में। रॉबर्टसन। कोशिका भित्ति होता है प्रागम्य। कोशिका भित्ति प्रागम्य होता है। यहाँ पे सबसे छोटा कोशिका दिया गया है विश्व का, यह है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम का ग्रेन्युअल सेल। ग्रेन्युअल सेल। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, केवल स्त्रियों में होता है ये। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है, स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका कैलेप्रोटेक्सीफोलिया। टेक्सीफोलिया रखो, टेक्सीफोलिया। यहाँ पे नीचे एक लाइन दिया गया है कि मनुष्य के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है।
इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज है वो है पोषण, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। प्रत्येक वीडियो में एक लेसन रहेगा तो पढ़ने में आसानी होता है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम महेश कुमार वर्णवाल से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक है। आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है पोषण, न्यूट्रिशन। तो इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। पहला यहाँ पे है, मानव शरीर में किस पोषण तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? प्रोटीन। प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। मूंगफली। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में त्वचा के अंदर जो वसा होता है वो उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का काम करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 70 ग्राम। लार यानी स्लीवा किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। स्टार्च। असली यानी तीसी किसकी प्रचुरता का स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय एसिड का, अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस आंत में होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत। मांस की तुलना में मछली का सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल इसमें पाया जाता है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल। दूध और बैक्टीरिया का दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। इसी से दूध से दही भी बनता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होता है? लोहा का, आयरन। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। यकृत। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन। पपीता में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। हालांकि पपीता में सभी विटामिन पाया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त कैल्शियम और पोटासियम तत्व सम्मिलित होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। सोयाबीन। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। त्वचा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन। ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का किसके उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? संतरा। संतरा। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य का किरण। सूर्य का किरण। किस विटामिन के निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। किसी किसी को स्वप्न बहुत लंबे समय तक याद रहता है, उसमें विटामिन B6 हेल्प करता है। सब्जियों में मुख्यतः विटामिन होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलेगी? कुछ भी नहीं।
0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एमाइलेज की उपस्थिति होती है उसमें, एमाइलेज। दूध में कौन सा सेक्राइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्विक एसिड। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। यकृत। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? प्रोथ्रम्बीन। प्रोथ्रम्बीन। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में। विटामिन होता है यह आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, यह विटामिन। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यक में वसा का संश्लेषण किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थ से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। जितना होना चाहिए उससे अधिक वसा का संश्लेषण किया जाता है। अब फंक ने विटामिन का खोज किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था, कैसिमिर फंक। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ में होता है? तो कार्ड यकृत तेल, शंकर कैद, गाजर, पालक, इस सब में क्या होता है? विटामिन ए होता है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार की कमी, कॉर्निया और त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइकोकोबालमीन। इसमें कोबाल्ट होता है, एकमात्र विटामिन है। साइनोकोबालमीन इसका रासायनिक नाम है। खट्टे फल में होता है विटामिन सी, साइट्रिक एसिड। घाव को भरने में भी विटामिन सी हेल्प करता है। कोलोसिस किलोसिस नामक किस विटामिन की कमी से होता? विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस। थायमीन ये होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम, थायमीन। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। और जो भी रेस्ट विटामिन है वो फैट में घुलनशील होता है। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 और विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रिकेट्स। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, विटामिन के। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? स्कर्विक एसिड। प्रतिरक्षा में तो स्कर्विक एसिड होता है, जनन के लिए विटामिन के होता है। यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? क्या मैंने लिखा? विटामिन ई लिखना था हमको, विटामिन ई। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12, विटामिन B12। अनाज के छिलके में होता है विटामिन B1 यानी थायमीन। भोजन में रेशों का महत्व अब आगे दिया गया है। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होता है। रेशस मतलब वो जो सलाद खाते हैं ना, फेवरियस, वो। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना क्या होता है? कम हो जाती है, इसलिए सलाद खाना चाहिए। अब यह दीर्घ मात्रिक खनिज है जिसका अधिक मात्रा में चाहिए हमारे शरीर को, वह है कैल्शियम। दांत और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, तंत्रिकाओं और पेशियों में कार्य करता है कैल्शियम। वही फॉस्फोरस जो है दांत और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP और DNA में हेल्प करता है। गंधक, सल्फर जिसको कहते हैं, अनेक अमीनो एसिड और कुछ हार्मोन एवं कुछ विटामिन के घटक होता है। फिर है पोटासियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम, अम्ल क्षार संतुलन में, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में। मैग्नीशियम, ग्लाइकोलाइसिस और ATP पर आश्रित अनेक उपापचायिक क्रियाओं के एंजाइमों में सहायक होता है, सहसहायक। अब यहाँ पे खनिज दिया गया है जिसमें लोह होता है केला और खजूर में, पोटासियम पालक में, आयोडीन आयोडीन युक्त नमक में, कैल्शियम दूध और अंडे में। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनाने से रोकता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार के लिए उपयोगी है? आंवला, आंवला। एक संतुलित आहार में
विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? आधा प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 वसा और 3/5 जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा होता है? वसा। इंस्टेंट ऊर्जा अगर बात करें तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट में, पर प्रति ग्राम सर्वाधिक तो वो होता है वसा में, फैट में। किसकी कमी से क्रेटिनिज्म यानी मंद बुद्धि और बौना रोग होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। यहाँ पे एक लाइन यही लिखा है कि विटामिन डी अगर कम होगा तो उससे क्या होगा? शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक डाटा की तरह दिया गया है, याद करना आसान होगा इसमें। पहले ऊपर लिखा है विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करता है। अब वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी को छोड़कर जो भी विटामिन है ना वो वसा में घुलनशील है। बी और सी क्या होता है? पानी में घुलनशील है, ऊपर पढ़े हुए थे। अब यह विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका जो स्रोत है वो है कैरोटीन युक्त फल, यकृत और अम्लीय संश्लेषण की कोशिकाएं, इसमें पाया जाता है मेनली विटामिन ए। प्रभाव होता है इसका दृष्टि रोग का संश्लेषण, एपिथेलिमस स्तरों में वृद्धि और विकास। कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है? तो कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। विटामिन डी ये मिलेगा आपको कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य का प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है ये। इसका प्रभाव होता है कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय होता है, हड्डियों और दांतों में वृद्धि होता है। वैसा नहीं कि दांत 32 है तो 34 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, स्ट्रांग होगा। इसका सूखा रोग हो सकता है जिसको हम रैकेट्स कहते हैं, वो हो सकता है। इंग्लिश में इसको ऑस्टियोमेलासिस कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये तेल, गेहूं, अंडा की जर्दी, सोयाबीन में होता है। इसका प्रभाव कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। यहाँ पे जनन क्षमता में वृद्धि विटामिन ई लिखा है, ठीक है ना। ऊपर एक जगह विटामिन सी लिखा था, मैंने कहा था वो विटामिन क्या होगा? ई होगा, याद रखना इस चीज को। जनन क्षमता में कमी हो जाएगा और एपिथेलियम क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा एपिथेलियम। विटामिन के ये होता है फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम। ये हरी पत्ती, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया में पाया जाता है ये। आगे आपका यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। चोट पे रक्त का थक्का नहीं जमेगा और अत्यधिक रक्तस्राव होगा, विटामिन के का अगर कमी रहेगा। अब जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी है। तो विटामिन B1, B2 ऐसे करके दिया गया है, याद करना है आपको। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का टिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइकोकोबालमिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड। अब सो का पढ़ लेते हैं। विटामिन B1 ये अनाज, फलिया, सोयाबीन, अंडा, मांस और सह एंजाइम्स का घटक है। इसमें प्रभाव जो होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचयी क्रिया में सह एंजाइम का घटक होता है, कमी से वेरी वेरी होगा। विटामिन B2 ये मिलेगा आपको पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्ती, दूध, यकृत, मांस में। ये FAD और FNA का घटक है, उपचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से आपका किलोसिस रोग होता है। विटामिन B3 ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, सेवा, फलिया, इसमें होता है ये। और इसमें भी जो NAD और NADP का घटक होता है, उपापचय में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पेलारा रोग होता है। विटामिन B5 ये आपको अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर इसमें मिलेगा, गन्ना। इसमें कैटाबॉलिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका होता है और सह एंजाइम ए का घटक है। इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, जनन क्षमता कम होगा, विटामिन B5 से। विटामिन B6 दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत से मिलेगा। इसमें अमीनो एसिड का उपचय में हेल्प करता है ये। रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन इसकी कमी से हो सकता है। मांस, गेहूं, मूंगफली, चॉकलेट में मिलेगा आपको विटामिन B7। इसमें वसीय और अमीनो एसिड सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना हो सकता है। आगे आपका B9 यानी फैलिक अम्ल समूह, हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलिया से मिलता है। वृद्धि
रुधिराणु के निर्माण, डीएनए का संश्लेषण में हेल्प करता है। इससे रक्त क्षीणता वृद्धि में कमी होता है। विटामिन B12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत और बैक्टीरिया में पाया जाता है। आंत के बैक्टीरिया में वृद्धि, रुधिराणु का निर्माण, न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। इसमें रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र का में विकार होता है। विटामिन C, इसमें आंवला, नींबू, टमाटर जो भी खट्टा है उसमें होता है ये। इसमें अंतरकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतु और हड्डियों के मैट्रिक्स में ये हेल्प करता है। वो स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन, रक्त आना, इस समय वो मतलब इसकी कमी से ये सब चीज होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका अर्थ होता है रक्त स्कंदन करना। यकृत में प्रोथ्रम्बिन का निर्माण होता है। इससे आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो है पादप की अकारिता, मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी। उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। मैं इस पर एक वीडियो में एक लेसन कंप्लीट कर रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं महेश कुमार वर्णवाल का सार संग्रह, जिसमें चल रहा है हमारा बायोलॉजी। और अभी जो हम पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी पादपों की अकारिकी। काफी छोटा एक्सरसाइज है, तेजी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। पहला दिया गया है, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। तो जल से जाइलम याद रखना है। जल से जाइलम, एक होता है फाइलम, वो फूड को ऊपर ले जाता है। जल से जाइलम। एक बीज जिसके अभाव में अंकुरित हो सकता है वो है पर्याप्त प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं भी मिलेगा तब भी बीज जो है वो अंकुरित हो पाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? श्वेत प्रकाश में। काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका आंसर गलत है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है दर सबसे अधिक होता है लाल रंग में, लाल, और सबसे कम होता है बैगनी में। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी एस्टोमेंटल ट्रांसपिरेशन रुक जाता है विसरण कोशिका क्रिया में, विसरण कोशिका क्रिया के द्वारा। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। और इसमें कौन सा जीवाणु हेल्प करता है? राइजोबियम। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा जो होता है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। वृद्धि रोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करता है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये वृद्धि रोधक के रूप में काम करता है। पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण खाद्य संग्रह और आवरण के द्वारा। भ्रूण खाद्य संग्रह और आवरण से बना होता है पुष्पित पौधे। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट का। काफी इंपोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस पार्ट में, किस कोशिका में होता है? तो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वो मर क्यों जाता है? क्योंकि उसका परासरण जो होता है प्रघात होता है। परासरण प्रघात, डिप्लाज्मोलाइसिस। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। जो भी दलहन का है वो अधिक नाइट्रोजन प्रदान करता है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में सहायक नहीं है? तो सोडियम सहायक नहीं है, जबकि नाइट्रोजन, पोटासियम और आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सहायक होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक है, कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक यानी हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? आंवला को। आंवला में होता है सबसे अधिक विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। अफीम सबसे अधिक अफगानिस्तान इसका उत्पादन करता है। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम।
प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कॉफी प्राप्त होता है बीज से, सीड से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत, मलबेरी, काफी इंपॉर्टेंट है, शहतूत, मलबेरी। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन। फिर से रिपीट करते हैं, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु, बढ़ाने वाला तो पढ़े हैं, राइजोबियम सब है, घटाने वाला कौन है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेंस। वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है? लाइकेंस। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। ये दोनों प्रश्न जो है इस बार एनटीपीसी में बहुत अधिक प्रश्न पूछा गया। वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेंस, और अंडाशय विहीन जो पुष्प होता है उसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को हम कहते हैं स्तंभ मूल यानी प्रोप रूट। परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांग यानी हस्टोडियम। हस्टोडियम। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री पौधे जिसमें डाइकोट लगा हो ना, मतलब द्विभुज, द्विबीज, द्वि होता है, डाई मतलब। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? कांटों में। नागफनी में जो पत्तियां होती है, पत्ता ही सिकुड़ के क्या बनता है? कांटा बनता है। अच्छा आप बताओ, नागफनी में फूल होता है? फ्लावर? आपका आंसर होना चाहिए सही, क्योंकि मेरे घर पे एक नागफनी का है, मैं उसे पहली बार फूल देखा, तो फूल होता है उसमें। गेहूं, धान एवं ये क्या हुआ? हाँ, गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ यानी फैब्रियस रूट। एक होता है ना मूल रूट मतलब, और एक होता है फैब्रियस रूट। इसमें होता है फैब्रियस रूट। रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधे में पाया जाता है? एक बीजपत्रीय पौधे में, इसमें होता है रेशेदार तंत्र। ये भी हो गया एक फैब्रियस रूट का उदाहरण हुआ। कौन सा? वो एक होता है टैप रूट, मैं नाम भूल गया था, एक होता है टैप रूट जिसको हम कहते हैं मूल जड़, वो एक सीधा होता है, लास्ट जाता है इसका मेन एक सिरा, और फैब्रियस रूट जो होता है उसमें स्टार्टिंग से ही डिफरेंट टैप्स में वो बटा होता है। कौन सा मरुद्भिद पौधे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया। एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग कौन सा है? बाह्यदल पुंज और दल पुंज। अब यहाँ पे पादप दिया गया है, और सा कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं खाने में? तो लहसुन और प्याज का अस्कलकंद यानी बल्ब, हल्दी और अदरक का प्रकंद राइजोम, अरबी और जिमीकंद का घनकंद कोड़म, आलू का कंद स्तंभ कंद यानी टबर, इसको तना कहते हैं। हार्मोन्स विकार से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता। O2 का निष्कासन जीवाणु में नहीं होता। प्याज किसकी परिवर्धित रूप है? तो प्याज का हम तना खाते हैं, तना। अब लास्ट में यहाँ पे एक सेंटेंस हर पेज में लिखा हुआ है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश है, विजिबल